हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आ गए सिलसिलेवार नॉवल कहीं प्यार ना हो जाए की एपिसोड 42। तो जनाब जल्दी से चलते हैं नॉवल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं कहीं प्यार ना हो जाए की एपिसोड 42 की तरफ। नए दिन का सूरज पूरी आबोताब से चमका था और उसकी सुनहरी धूप सर्दियों के इन दिनों में राहत बख्श थी। सारा आज नाश्ते की मेज़ पर मौजूद नहीं थी। उसके लिए बीजान ने नाश्ता अंदर ही भिजवा दिया था। नाश्ते से फारिग होते ही सब लाउंज में बैठे थे। आज मर्द हजरात भी ऑफिस नहीं गए थे क्योंकि तमाम इंतजामात देखने थे। मौलवी साहब ने मदरसे के बच्चों को वक्त पर भेज दिया था। कुरान ख्वानी के बाद उन सबको खाना खिलाने के साथ तहफ़ भी दिए गए। बच्चे बहुत खुश लग रहे थे, जिनकी खुशी देखकर बीजान के कल्ब में भी कहीं सुकून उतरा था, क्योंकि किसी को खुशी दें तो बदले में भी आपको खुशी और सुकून से ही नवाजा जाता है। खुशियाँ बांटने से ही तो बढ़ती हैं। सरमद साहब ने अपने नज़दीकी ओल्ड एज होम में भी सबके लिए खाना और तहफ़ भिजवाए थे। फिर गरीबों में भी रकम तकसीम की गई। मौलवी साहब खुद भी आए थे, जिन्होंने रब के हुजूर मरहूमीन की मग़फ़िरत के साथ घर के बासियों के लिए खुशियों और सलामती की दुआएं मांगी थीं। दिन तो इसी में गुजर गया था। बीजान के कहने पर करीबी रिश्तेदारों को भी मदऊ किया गया था, जो दिन में कुरान ख्वानी और दुआ में शामिल होने के बाद अफसारा की रुखसती के लिए रुक गए थे। लॉन में ही छोटा सा इंतज़ाम किया गया था। एनी और सिम्मी तो पेश थे। वही दोनों सारा को सैलून ले गए थे। बहुत प्यारी लग रही हो, आज तो हिशाम भाई तुम्हें देखते ही होश को बैठेंगे। सैलून से वापसी पर एनी और सारा गाड़ी की पिछली सीट पर बराजमान थी और सिमी ड्राइविंग कर रहा था। जब एनी ने सारा को देखकर उसकी बलाएं लेते हुए कहा, खो ही ना दे कहीं होश, फिक्र ना करो, वो दूसरों के होश उड़ाने में माहिर हैं, अपने होश तो उनके हर वक्त सलामत ही रहते हैं। सारा उस खड़ूस शख्स के बारे में सोच कर बड़बड़ाई। इस बात पर सिमी अपनी हंसी को नहीं रोक पाया था। उसने बैक व्यू मिरर पर पीछे बैठी सारा के तासुरात को देखने के लिए निगाह की। अब ऐसे तो ना कहें, आपको बहुत चाहता है वो, इस बात का तो सबूत भी दे चुका हूँ। वो नफीस बंदा जो ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन देख लें, आपके लिए अपनी परवाह किए बगैर भागता हुआ आया था। सिमी ने सारा के हौसले बुलंद करने के साथ साथ अपने दोस्त का दिफा करते हुए उसकी तरफ से सारा का दिल साफ करना चाहा। ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये बात आपको कैसे पता? और तब आपने मुझे क्यों नहीं बताया था? बीमार पड़ गए थे वो। सारा ने वक्त गुजरने के बाद अब सिमी के इंकशाफ पर सवाल उठाया और साथ ही एहतशाम के बीमार होने का याद करके अबरू चढ़ाए। सिमी को देखा। बताता तो आप कभी भी इस प्लान को अपनी जामा ना पहनाती। और रही बात कि मुझे कैसे पता, तो मैं उसका बचपन का दोस्त हूँ, सब कुछ जानता हूँ उसके मुतालिक। जो भी पूछा हो मुझसे रब्ता कर सकती हैं आप। सिमी ने बत्ती से निकाले हुए कहा तो सारा फिर से बड़बड़ाई थी। उन्होंने एक ही हालत में तो रहना होता है, अपनी मुस्तकिल खड़ूस हालत में, सर रवैये के साथ, और भला उनके बारे में जानने के लिए क्या होगा? पता है सिमी भाई, शुरू शुरू में हम आए थे, बीजा मुझे कहती थी कि वो संजीदा तबीयत है, कम गो है, लेकिन मैं नानू की इस बात को नहीं मानती थी, क्योंकि वो चंद दिन बहुत अच्छे थे, जब एहतशाम हंसते भी थे, सबसे घुलते मिलते थे। लेकिन उसके बाद से तो एक ही हालत में देख देख कर अब आदत हो गई है। सारा ने गए दिनों में झांकते हुए उसकी मुस्तकिल खड़ूस हालत वाले रवैये पर रोशनी डाली। उसे जो चाहिए था वो मिल गया है, अब खड़ूस नहीं रहेगा। सिमी ने मुस्कुराते हुए मिरर में देखकर इस बात में सर हिलाने के साथ आंखें खम करने के से अंदाज में उसे तसल्ली दी। सारा ने उसकी बात पर ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दी, लेकिन उसके दिल में तो कुछ और ही चल रहा था। उन्हें कैसे बताती कि एहतशाम तो अभी भी आशा अमीन को दिल में बसाए बैठे हैं। मैं उन्हें कहाँ चाहिए थी, मैं तो ज़बरदस्ती मुसल्लत कर दी गई हूँ। आजकल ये ख्याल सारा के अंदर पुख्तगी पकड़ता जा रहा था। उसकी आंखें नम हुईं, लेकिन उसने आंखें झपकाए आंखों के पानी को गिरने से रोक दिया था और गोद में रखे अपने हाथों को देखने लगी थी। एनी और सिमी बाकी के रास्ते भी उससे बातें करते रहे ताकि उसके दिल का बोझ हट जाए और घर पहुंचने तक वो नॉर्मल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका था।
लॉन में कुछ देर सबके दरमियान उन दोनों को बिठाया गया। खाने के बाद फिर कुरान के साए में उसे वहाँ से अंदर ले आए थे, एहतशाम के कमरे में। रुखसती के वो लम्हात जिसमें सबकी आंखें भीग चुकी थीं। वो सुल्तान साहब और शाजिया से लिपट कर बहुत रोई थी। एहतशाम आका पे ये लम्हात गिरा गुजरे थे। एनी ने उसे संभाला था। सिमी ने भी भाइयों की तरह सर पर दस्ते शफकत रखा। इस हंसी मजाक करने वाले लड़के की आंखें भी भीग गई थीं। उसने एनी को इशारा किया तो वो बाकी कज़न्स और हुमैरा के हमरा सारों को ऊपर एहतशाम के कमरे में छोड़ गई थीं। एहतशाम, मेरी बेटी का ख्याल रखना। बहुत नाजों से पाला है हमने उसे। माना कि इतनी समझदार नहीं है, लेकिन बेटे उसकी बेवकूफ़ियों को दरगुजर कर देना। वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगी, सब समझ जाएगी। शाजिया ने रुखसती के वक्त एहतशाम को प्यार करते हुए कहा, अरे फुप्पो, आप फ़िक्र क्यों करती हैं? बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, मैं इसका ख्याल रखूँगा। एहतशाम ने उन्हें तसल्लियाँ देते हुए गले लगा लिया था। एनी भी सारा को बेड पर बिठाने के बाद उसका दिल बहलाने के लिए कुछ देर उसके पास बैठी रही, लेकिन जैसे ही उसकी ढारस बंद थी वो उसे अकेले छोड़ के जा चुकी थी। जबकि सारा इस खाली कमरे को देख रही थी, जिसके बारे में उसने एहतशाम से कहा था कि आशा खुशकिस्मत है जो यहाँ आएगी, लेकिन आज वही इस खुशकिस्मती की सेज पर दराज थी। सारा भारी जेवरात और लिबास के साथ सजी सवरी एहतशाम के कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी। उसके दिल की उदासी उसके चेहरे पर रकम थी। कोई जज्बात, कोई एहसासात, ना कोई खुशी की लहर इस दिन की मुनासबत से उसके अंदर सरायत कर पाई थी। बस कुछ अंदेशा और खौफ का पहरा था जो दिल को जकड़े हुए था। दूसरे के उठते ही एहतशाम भी ड्राइंग रूम से उठाया, घड़ी पर निगाह करते हुए अपने कमरे की सिमत कदम बढ़ाए। एक बार फिर से सब कुछ इतना अचानक हुआ कि वो दोनों कुछ समझ ही नहीं पाए। कमरे में दाखिल होते ही सामने बैठी सारा पे निगाह पड़ी। एहतशाम दरवाज़ा बंद करके जैसे ही पलटा, लम्हे भर को कदम वहीं जम गए। बेड के दरमियान सजी सवरी बैठी वो लड़की पलकों की झालर गिराए उसे कंफ्यूज लग रही थी, क्योंकि वो बार बार अपने एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में उलझाने का अमल दोहरा रही थी, और फिर पलकों की गैर मामूली इर्ताश उसके सराब का भी पता दे रहे थे। एहतशाम ने उसकी सिमत कदम बढ़ाए। कदमों की चाप सुनाई देते सारा मज़ीद कंफ्यूज होने लगी थी। धड़कनों का शोर उसे अपने कानों में वाज़े सुनाई देने लगा था। पहले वो एहतशाम आगा से डरती थी या नहीं, लेकिन आज उसे अपने अंदर बला का खौफ उतरते महसूस हो रहा था। दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। तो सारा सुल्तान, मेरे मुकद्दर में तुम्हारा साथ दर्ज था, ना कि आशा अमीन का। एहतशाम ने कदम उठाते हुए सोचा, लेकिन वादा करता हूँ अगर तुम्हारी रज़ा शामिल हुई तो ये साथ ऐसे निभाऊंगा कि ये दुनिया तुम पर रश्क करेगी। कदम बढ़ाने के साथ एहतशाम उस पर निगाहें जमाए हुए सोच रहा था। पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, लेकिन तुम्हें वक्त दूंगा। एहतशाम की निगाहों का मरकज़ वो लड़की थी, लेकिन दिल ही दिल में वो उसे लेकर सोचों के ताने बाने बुनता जा रहा था। सारा ने पहली बार निगाह उठाई, उस शख्स को इस कदर माहिबत से तकते हुए देखा तो उसके अंदर खौफ के साथ सवाल भी सर उठाने लगे। ये ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? सारा की निगाहों में सवाल दर्ज था। कहीं ये उन हमाकतों और इंतकामी कार्रवाई के बारे में तो नहीं सोचे? खैर, अब ऐसा भी क्या कर दिया था मैंने? उसे वो बातें याद आईं जिन्हें एहतशाम आका हमाकतों के मुतरादिफ गर्दानत था, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसने खुद को तसल्ली भी दी। सारा, मैं तुम्हें वक्त दूंगा कि तुम मुझे समझो, मुझे चाहो, फिर इस रिश्ते की शुरुआत करेंगे हम। एहतशाम अब उससे कुछ फासले पे ही था जब उसने इस बात से बेखबर कि सारा क्या सोच रही है सोचा था, लेकिन सारा तो एहतशाम के बढ़ते कदम देखकर उसके चेहरे के तासुरात को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। अब क्यों डर रही हो? अब जबकि तुम्हारा महरम हूँ, तुम्हें इतना भी नहीं कह सकता कि तुम बहुत हसीन लग रही हो। एहतशाम अब बेड के बिल्कुल पास खड़ा उसे आंख भर कर देखते हुए सोच रहा था, जबकि उसकी सोचों से बेखबर सारा की जान तो हलक में अटकी हुई थी। कमरे का सकूत किसी के कदमों की चाप से ज़रूर टूटा था, लेकिन आज इन कदमों की चाप भी सारा की धड़कनों को भी तरतीब नहीं कर पाई थी,
کیونکہ اس کا دل تو آنے والے وقت کو لے کر خوف کے سمندر میں ہچکولے کھاتا جا رہا تھا۔ یہ آنے والے شخص پر منحصر تھا کہ وہ اسے بیچ بھنور ڈوبنے دیتا یا اس کی نیا پار لگا کر اس کے مضطرب دل کو قرار بخشتا۔ وہ احتشام آغا تھا جو اب اس کے سامنے آ کر بیٹھ چکا تھا۔ سارا آشا سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی، لیکن سارا کو اس کے تاثرات اور خاموشی سے جانے کیوں ایسا محسوس ہوا کہ آج اس کا حسن بھی احتشام کی دل کے تار نہیں چھیڑ سکا اور نہ ہی اسے زیر کر سکا ہے۔ شاید اس لیے کہ اسے سامنے بیٹھی لڑکی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اسے تو آشا چاہیے تھی۔ اس سوچ کے ساتھ ہی سارا کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ سارا کے دل میں خیال آیا کہ وہ سانولی رنگت والی پرکشش لڑکی آشا یہاں ہوتی تو کمرے میں داخل ہونے سے لے کر یہاں بیٹھنے تک احتشام کی دھڑکنیں کئی راگ چھیڑتی۔ لیکن اب تو منظر بالکل برعکس ہے نا، اب تو سیج پہ سارا سلطان موجود ہے، انچاہی لڑکی۔ احتشام جس محبت سے اسے تک رہا تھا، سارا کو لگا کہ شاید احتشام آشا کو سامنے سیج پر تصور کر رہا ہے، لیکن سارا یہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ احتشام کی جگہ کوئی اور ہوتا، کیونکہ اب وہ اس کے نکاح میں تھی، وہ جس کے لیے احتشام کے دل میں کوئی جذبہ ہی نہیں تھا۔ احتشام اس کی حالت دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ وہ کچھ خوفزدہ سی ہے، جب ہی اس نے کوئی محاذ کھڑا نہیں کیا تھا، لیکن وہ ابھی کوئی اقرار بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ ایسا کرتا تو آنے والے وقت میں سارا صاحبہ جانے اس خوشی میں سرمست کتنی ہی حماقتیں کر ڈالتی۔ اس لیے وہ چاہتا تھا کہ دوریوں کی دیوار گرانے میں سارا ہی پہل کرے، کیونکہ اس کے کردار پر انگلی اٹھانے کے بعد اب وہ فراخ دلی کا مظاہرہ کر کے اسے معافی کی نوید سناتا تو مستقبل میں ایسے کئی نشتر سارا کی طرف سے چلتے، اور آگے سے وہ ایسا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا وہ اسے اور خود کو وقت دینا چاہتا تھا۔ چند لمحے دونوں طرف گہری خاموشی چھائی رہی اور احتشام نے ہی اس کمرے کے سکوت کو پھر سے توڑا۔ یہ بھی جان نے کہا تھا کہ میں تمہیں دوں، منہ دکھائی کا تحفہ ہے، پہن لینا، ورنہ خواہ مخواہ میں وہ خفا ہو جائیں گی، اب چینج کر سکتی ہو تم۔ احتشام نے کوٹ کی جیب سے مخمل کی ڈبیا نکال کر بیڈ پر رکھ دی اور اس کے سامنے سے اٹھ گیا، کیونکہ وہ پھر سے اس پر نگاہ کرتا یا کچھ دیر اور وہاں بیٹھتا تو بے اختیاری میں کھو سکتا تھا۔ شاید دل انجانی خواہش کے پیچھے دوڑ پڑتا ہے، اور ابھی وہ ایسا کچھ نہیں چاہتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اتنی جلدی اسے اپنے حواس نہیں کھونے۔ احتشام وارڈروب کی طرف بڑھ گیا تو سارا نے سکون کا سانس لیا۔ جیسے ہی کوئی پرندہ پنجرے میں پھڑپڑاتا ہے، ویسے ہی کچھ دیر قبل اس کے دل کی حالت تھی، لیکن اس شخص نے تو بااختیار ہوتے ہوئے بھی اسے رہائی دے دی تھی۔ وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور اب ڈریسنگ میرر کے سامنے کھڑی اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی۔ انسان کیا سوچتا ہے اور کیا ہو جاتا ہے، اسے تو آج کے دن کے لیے، اس احتشام آقا کے لیے سجنا سنورنا تھا، جس کی آنکھوں میں اس کے لیے محبت کی شدتوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر وہ اکثر ہی دیکھا کرتی تھی، جو بہت خاص تھا، وہ ہمیشہ سوچتی تھی۔ لیکن یہ وہ احتشام آقا تو نہیں تھا جس نے محبت کا ایک بول تک نہیں بولا۔ شاید میں فریب میں جی رہی تھی، وہ محبتیں آشا امین کے لیے تھی۔ دن بدل گئے ہیں، بلکہ سب کچھ ہی تو بدل گیا، نہیں بدلا تو ایک میرا دل ہی نہیں بدلا۔ سب نظر کا دھوکہ ہے، پتہ نہیں یہ منظر دھوکہ ہے یا وہ سب دھوکہ تھا۔ اس نے ایک سسکی لی اور گرم سیال اس کے رخساروں سے ہوتا اس کے لباس میں جذب ہونے لگا۔ آنکھ میں آنسوؤں کے سیلاب کی وجہ سے کسی کا دھندلا عکس اسے اپنے پیچھے دکھائی دیا، جو کرب سے مٹھیاں بھیجے کھڑا تھا۔ سارا اس کے تاثرات کی صورت عیاں ہوتا کرب اب کے نظر انداز کر گئی، کیونکہ وہ مزید کوئی خوش فہمی پالنے یا دھوکے میں جینے کی متحمل نہیں تھی۔ جب ہی جلدی سے آنسو پوچھ ڈالے، وہ بھی سارا کو اپنی طرف متوجہ ہوتے ہی اس کے آنسو کو نظر انداز کر کے تکیہ اٹھائے سونے کی تیاری کر رہا تھا، کیونکہ یہ آنسو اسے پھر اپنی جانب کھینچ لیتے، اس لیے اس نے آنکھیں چرا لی تھیں۔ سارا نے آنسو صاف کر کر جلدی سے زیور اتارا اور وارڈروب کی طرف بڑھ گئی۔ اینی نے حمیرہ کے سارا کے لیے دیے گئے ڈریسز وہاں سیٹ کر دیے تھے۔ ان میں سے ایک سادہ سا جوڑا نکال کر چینج کر کر لوٹی تو احتشام آنکھیں موندے سامنے صوفہ کم بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، جبکہ کمرے کا لیمپ گل تھا، جیسے سارا کی زندگی سے اس کی خوشیوں کی شمع گل ہو چکی تھی۔ کیسی وحشت زدہ رات تھی کہ جس میں نہ کوئی جذبہ، نہ کوئی عہد و پیما،
نامقابل کی پیار لٹاتی نگاہیں تھیں، جبکہ اس رات کے لیے انسان بہت سے سپنے سجاتا ہے اور اس کے سپنے تو ٹوٹ چکے تھے۔ نہیں، شاید ہم دونوں کے ہی سپنے ٹوٹ چکے ہیں۔ آپ کو تو آشا امین چاہیے تھی، کیا وہ ایک دوسرے کو پھر سے جوڑ پائیں گے؟ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئے گی۔ بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔